आज हम लोग राष्ट्रीय आय के निर्धारण के 3 सेक्टर मॉडल त्रिक्षेत्रीय मॉडल का अध्ययन करेंगे। त्रिक्षेत्रीय मॉडल का तात्पर्य है कि इसमें हम 3 क्षेत्रों को सम्मिलित करेंगे। द्विक्षेत्रीय मॉडल या जो हमारा राष्ट्रीय आय निर्धारण का बेसिक मॉडल था, उसमें हमने अर्थव्यवस्था को केवल 2 क्षेत्रों के रूप में विभाजित किया था और उसमें एक क्षेत्र को हम लोग निजी उपभोग कह रहे थे और दूसरे को निजी निवेश। अब तृतीय सेक्टर में हम मॉडल में सरकार को भी सम्मिलित कर लेते हैं, अर्थात ये मॉडल जो है ये सरकार के साथ जो है राष्ट्रीय आय का निर्धारण होगा। और अब 3 सेक्टर होंगे, एक होगा निजी उपभोग, दूसरा होगा निजी निवेश और तीसरा होगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट के सारे एक्सपेंडिचर को निवेश माना जाता है, इस नाते हम इसे सरकारी निवेश भी कहते हैं। तो इस प्रकार अब हमारे इस मॉडल में 3 क्षेत्र होंगे, इसी नाते हम इसको त्रिक्षेत्रीय मॉडल कह रहे हैं। और राष्ट्रीय आय के 3 अंग बनेंगे और वो इस तरह से होंगे। पहले जो हम लोग इसके पहले पढ़ चुके, इसमें एग्रीगेट डिमांड जो होती थी, समग्र मांग, उसके 2 हिस्से होते थे, C+I, और अब उसमें अगला हिस्सा बढ़ा है और वो है G का मतलब है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये है अब इस त्रिक्षेत्रीय मॉडल में हमारे समग्र मांग का जो समीकरण होगा वो C+I+G होगा। यहाँ हम ये जान लें कि जब सरकार को हम सम्मिलित करेंगे तो सरकार व्यय करेगी, और जब व्यय करेगी तो उसके साथ इस व्यय की जाने वाली धनराशि को वो जनता से प्राप्त करेगी और ये कर लगा के प्राप्त करेगी। और इस प्रकार से इस मॉडल में सरकारी व्यय के साथ कर भी सम्मिलित हो जाएंगे। और कर को जब हम सम्मिलित करेंगे तो करों को हम 2 तरह से देखते हैं। एक इस रूप में देखते हैं कि कुल कर की राशि कितनी है, टोटल टैक्स रेवेन्यू कितनी है जो सरकार एक समय अवधि में जनता से प्राप्त करती है। इसमें सरकार के करों से प्राप्त होने वाली सारी आय को जोड़ा जाएगा, समस्त आय को। और ये निरपेक्ष रूप में होगा, अर्थात इस रूप में होगा कि कुल आय इतनी है, जितनी भी अरब करोड़ रुपए डॉलर होगी वो उतनी आय होगी, और उसको हम उसी निरपेक्ष रूप में देखते हैं। एक दूसरी स्थिति में हम ये देखते हैं कि जो करारोपण की राशि है, कर राशि है, वो राष्ट्रीय आय के हिस्से के रूप में कितनी है। और एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि कर और आय का अनुपात क्या है। इसी को विश्लेषण को सरल बनाने के लिए कई बार ये कहा जाता है कि मान लीजिए सरकार केवल सारी आय कर से प्राप्त करती है और ये आय कर की जो राशि वो दरें हैं वो अनुपातिक हैं, अर्थात समस्त आय पर चाहे आय कम हो चाहे ज़्यादा हो, जहाँ भी लगा हुआ है कर आय एक ही अनुपात से लगता है। वैसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि यह आनुपातिक आयकर प्रणाली है। तो मूलतः हम ये कह दें अगर कि कर और आय का एक अनुपात है, वो अनुपात निश्चित है, जो अनुपात होगा उसको हम अनुपात के रूप में यहाँ सम्मिलित करेंगे। तो हम 2 रूप में सम्मिलित कर सकते हैं आय को, करों से प्राप्त होने वाली आय को। एक तो निरपेक्ष रूप में, जिसको हम कहते हैं कि कुल करों से मिलने वाली समस्त राशि आय कितनी है, इसको लमसम टैक्स रेवेन्यू कह सकते हैं, ये निरपेक्ष रूप में होगी। और जब हम कर की दरों या कर आय अनुपात के रूप में उसे सम्मिलित करेंगे तो वो सापेक्ष रूप में होगी। एक और सरकार के आने से मॉडल में एक और चीज़ बढ़ती है, वो सरकारी व्यय से थोड़ा अलग प्रवृत्ति की होती है, इस नाते हम उसे अलग रखते हैं। है तो वो भी सरकारी व्यय, लेकिन वो व्यय दूसरे तरह का होता है। एक सरकारी व्यय होता है कि सरकार व्यय करती है और उसके बदले में वस्तुएं प्राप्त करती है, जनता से सेवाएं प्राप्त करती है, मशीनरी है, युद्ध के औजार हथियार हैं, ये सब जैसे प्राप्त होते हैं। तो
कहते हैं कि कुछ सरकार व्यय करती है, उसके बदले में कुछ प्राप्त करती है। तो ये द्विपक्षीय लेन देन होते हैं दोनों तरफ से, जिनको दिया जाता है उनसे सरकार कुछ प्राप्त करती है, सेवा, वस्तु, सामग्री, जिस भी रूप में। सरकार के कुछ भी ऐसे होते हैं जिसमें सरकार केवल देती है और प्राप्त कुछ नहीं करती उसके बदले में, उसको कहते हैं ये एक पक्षीय भुगतान होते हैं। जैसे सरकार आर्थिक सहायता देती है जिस भी रूप में, जैसे वृद्धावस्था पेंशन के रूप में, बेरोजगारी भत्ते के रूप में, अन्य किसी रिलीफ सहायता के रूप में। हम लोग देखते हैं भूकंप है, बाढ़ है, इस तरह से जनता के नुकसान हो जाते हैं, वैसी स्थितियों में सरकार उन्हें आर्थिक मदद पहुंचाती है। तो ये जो सहायता है छात्रों को पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति के रूप में, तो ये जो सहायता मिलती है इसके बदले में सरकार को कुछ नहीं मिलता, और इस नाते इसको हम सरकारी व्यय से अलग एक दूसरे मद के रूप में देखते हैं, और इसे कहा जाता है ट्रांसफ़र पेमेंट। हिंदी में कहते हैं हस्तांतरण भुगतान या एक पक्षीय भुगतान। तो अब स्पष्ट हो गया कि सरकार के व्ययों को दो भागों में हमने बांट दिया, एक सार्वजनिक व्यय जो द्विपक्षीय होंगे और एक हस्तांतरण भुगतान जो एक पक्षीय होगा। और इनके वित्त प्रबंधन के लिए जहाँ से पैसे इकट्ठे किए जाएंगे उसको हम मान रहे हैं अब यहाँ पर केवल कि करों से ये धनराशि प्राप्त की जा रही है, और इस प्रकार से कर भी मॉडल में सम्मिलित हो जाएगा। यहाँ पर एक बात हम ध्यान दिला दें, मॉडल ज़्यादा पेचीदा न हो और अभी हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं इसको पढ़ना, इसलिए हम अभी दो चीज़ों को इसमें सम्मिलित नहीं कर रहे हैं सरलता की दृष्टि से। एक तो ट्रांसफ़र पेमेंट को मान रहे हैं कि सरकार इस तरह का कोई भुगतान नहीं करती है, तो ट्रांसफ़र पेमेंट इस मॉडल में हम सम्मिलित नहीं कर रहे हैं। और दूसरा ये कि जो कह रहे थे करारोपण की राशि एक निरपेक्ष रूप में है, एक सापेक्ष रूप में है। सापेक्ष वाले रूप को आज नहीं सम्मिलित कर रहे हैं, अर्थात हम कर को कर के आय के अनुपात के रूप में नहीं देख रहे हैं, हम यहाँ पर कर को लंपसम रूप में, एक मुश्त रूप में देख रहे हैं कि कर की निरपेक्षतः कुल आय कितनी है जो सरकार प्राप्त करती है। तो अब हमारा एकदम से ऐसे कह लीजिएगा स्पष्ट है कि कुल एग्रीगेट जो समग्र मांग होगी वो सी होगी निजी उपभोग व्यय, धन आई होगी निजी निवेश व्यय, धन जी होगी सरकारी व्यय, और सरकारी व्यय में हम ये मान के चल रहे हैं कि सारे भुगतान द्विपक्षीय हैं, एक पक्षीय कोई भुगतान सरकार नहीं कर रही, हस्तांतरण पेमेंट नहीं है। और इस प्रक्रिया में जो आय प्राप्त कर रही है सरकार करों के द्वारा, उस कर की राशि को हम लमसम मान के चल रहे हैं, ये निश्चित राशि है और अनुपात के रूप में हम इसको आज नहीं देख रहे हैं। अनुपात के रूप में जब देखते हैं तो कर की दरों को दिखाते हैं, जब हम ये मान के चलते हैं कि आनुपातिक आय कर लगा हुआ है, और वो अगर आनुपातिक आय कर हो तो वो राशि वही होगी, वही दर होगी जो कर आय अनुपात होगा। तो आइए अब हम मॉडल को प्रारंभ कर सकते हैं। अब हमें ध्यान है कि जब हम उपभोग फलन इसके पहले पढ़े हैं तो हम लिखते हैं सी इज फंक्शन ऑफ वाई, आय का फलन है, और उस आय के फलन के में हमने ये देखा है कि आय का एक हिस्सा, उपभोग का एक हिस्सा आय से अप्रभावित होता है, जिसे हम न्यूनतम उपभोग कहते हैं। और तब हम उपभोग फलन को लिख रहे थे C इज इक्वल टू ए, यही जो निरपेक्ष राशि है, न्यूनतम उपभोग है, जिसको हम स्वायत्त उपभोग कहते हैं, निस्वायत्त निजी उपभोग, जो आय से अप्रभावित होता है, आय के घटने बढ़ने से घटता बढ़ता नहीं है, ये निश्चित रहता है। और आगे प्लस बी वाई लिखते थे, बी का मतलब होता था उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति और वाई का मतलब होता था राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय का उतना हिस्सा जितना हम उपभोग पर खर्च करते हैं, अगर वो हिस्सा 80% है तो बी का मान 0.8 होता था और आय में गुणा करते थे। तो अब और तब जितनी भी राष्ट्रीय आय होती है उसका बी हिस्सा जो है वो उपभोग पर व्यय होता था। अब सरकार के इस मॉडल में सम्मिलित हो जाने से हमने देखा है कि सरकार कर लगाती है और करों से आय प्राप्त करती है। इसका मतलब जितनी आय वो करों से प्राप्त करती है उतनी राशि तो जनता के पास बचती नहीं है।
इसलिए उनका उपभोग वाई से अब नहीं प्रभावित होगा। वाई में से कर की राशि निकालने के बाद जो बचेगा उससे प्रभावित होगा, जिसको हम कहेंगे वाई माइनस टी। तो वाई समग्र आय है और वाई माइनस टी वो आय है जो वो कर देने के बाद उपभोग कर सकते हैं या उनके उपभोग के लिए बची हुई है। इस आय को वाई माइनस टी को कहते हैं उपभोग योग्य आय, डिस्पोजेबल इनकम या प्रयोज्य आय, जिसका वो प्रयोग या उपयोग उपभोग कार्यों के लिए कर सकते हैं। तो अब हमारा उपभोग फलन का जो समीकरण था सरकार के मॉडल में सम्मिलित हो जाने के बाद वो बदल जाएगा और वो हो जाएगा C इज फंक्शन ऑफ y की जगह पर y माइनस टी, और y माइनस टी को हम कहेंगे वाई डी या प्रयोज्य आय। तो वो इस प्रकार से हो जाएगा, देखिए C इज फंक्शन ऑफ वाई डी, जहाँ वाई डी जो है डिस्पोजेबल इनकम है और इसका अर्थ है एफ वाई माइनस टी। और अब जहाँ पहले हम y लिख रहे थे फलन में, वहाँ y न लिख के y माइनस टी लिखेंगे। तो अब C बराबर होगा a प्लस बी, वाई की जगह पर y माइनस टी, और ये ब्रैकेट जब खोलेंगे तो आगे फिर बराबर लिख सकते हैं a प्लस बी वाई माइनस बी टी, बी वाई माइनस बी टी। क्योंकि t की राशि स्थिर है इस नाते उसके ऊपर एक लाइन खींच देते हैं, बार कहते हैं जिसको, जिसका मतलब होता है जिसके ऊपर हम समीकरण में इसको लगाते हैं उसका मतलब है कि वो राशि स्थिर है, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो वो स्थिर राशि है t। और स्थिर राशि ये भी है, यहाँ भी हम लगा सकते हैं, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता, आय का कोई इस पर प्रभाव पड़ता नहीं। इस प्रकार अब AD जो हो जाएगा तो ये तो उपभोग हो गया C, और उसके आगे I और G ये दोनों जुड़ जाएंगे, I और G। यहाँ पर भी ये मान लिया गया है कि I और G दोनों आय से स्वतंत्र हैं, तो ये भी एक तरह से स्वायत्त हैं और इनमें आय के घटने बढ़ने का कोई प्रभाव नहीं होगा। तो दोनों राशियाँ अब भी स्थिर होंगी। तो ये इसके ऊपर भी दोनों के ऊपर बार का चिन्ह यही दिखा रहा है कि I और G में जो है वो स्थिरता है। तो अब हमारा जो उपभोग का समग्र मांग का फलन है C के स्थान पाया जाएगा a प्लस बी वाई माइनस बी टी बार और प्लस I प्लस G, ये हो गई समग्र मांग। और हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय आय का निर्धारण वहाँ होगा जहाँ समग्र मांग बराबर समग्र पूर्ति होगी। समग्र मांग हमारे समग्र व्यय को दिखाती है और समग्र पूर्ति हमारे समग्र उत्पादन या आय को दिखाती है। इसका मतलब आय बराबर व्यय जहाँ होगा वही संतुलन होगा। तो समग्र मांग बराबर है व्यय और उसी के को आय के बराबर कर दें तो संतुलन की स्थिति मिलेगी। तो फॉर इक्विलिब्रियम इन इक्विलिब्रियम AD इज इक्वल टू वाई की शर्त पूरी होनी चाहिए। तो ये AD दिया हुआ है, इसके बराबर हमने y कर दिया, तो y बराबर करके इसको लिख दिया पूरा का पूरा। और अब इसमें से एक टर्म y यहाँ था, इसको इस पार ले आए तो हो गया y माइनस बी वाई, इधर आ गया और शेष वहीं पड़े रह गए ज्यों कहते हो। केवल हमने इतना किया है कि प्लस वाले एक जगह कर दिए और माइनस को अलग कर दिया किनारे। तो ऐसे लिख सकते हैं, पहले जैसे भी लिख सकते हैं। फिर इसमें से y को कॉमन लिया तो 1 माइनस बी बच गया, इधर ज्यों कहते हो लिखा हुआ है। और फिर ये y 0 इसलिए लिखा कि हम इसको संतुलन की स्थिति को दर्शाते हैं कि संतुलन में जो इक्विलिब्रियम होगी उसमें आय का स्तर y 0 से अगर हम प्रदर्शित करें और इस y माइनस बी को उस पार जाएँ तो भाग करेगी तो हो जाएगा 1/1 माइनस बी और गुणे इतना हो जाएगा। ये हमें मिल जाएगा राष्ट्रीय आय का जो संतुलन का समीकरण है वो ये है। अर्थात इक्विलिब्रियम में y का मान यही होगा। यहाँ ध्यान रखिए a बार, I बार, G बार, T बार चारों स्थिर हैं, चारों आय से अप्रभावित हैं, चारों स्वायत्त हैं। इनके टोटल को हम स्वायत्त व्यय कहेंगे। 3 धनात्मक है, 1 ऋणात्मक है। 3 जोड़ के टैक्स वाला हिस्सा जो है उसमें से घटेगा, तब तीनों का योग, इस चारों का योग जो है इसको हम ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर कहेंगे। ये ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर का योग 1/1 माइनस बी को गुणा कर रहा है। तो इतना इसका जितना योग होगा उतने में इससे गुणा कर देंगे तो राष्ट्रीय आय का स्तर पता चल जाएगा। 1/1 माइनस बी से आप सुपरिचित हैं। बी जो है वो उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति है, ये MPC,
और 1/1 माइनस MPC जो है ये निवेश मल्टीप्लायर गुणक होता है। तो ये गुणक है और गुणक का मान आप जानते हैं 1 या 1 से ज़्यादा होता है, सामान्यतः 1 से ज़्यादा होगा। तो ऐसी स्थिति में ये गुणक कहलाएगा। तो स्वायत्त उपभोग जितने हैं इनका गुणक गुना राष्ट्रीय आय होती है संतुलन में। और अब आप देख सकते हैं कि इस समीकरण में कितने तत्व हैं और किस किस रूप में वो आय को प्रभावित करते हैं, निर्धारित करते हैं। तो ये 3 तो पहले से स्पष्ट है, A है, I है, G है, तीनों धन चिन्ह से जुड़े हुए हैं। अर्थात इन तीनों चरों में जब वृद्धि होगी तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, जब इनमें कमी होगी तो राष्ट्रीय आय में कमी होगी। अलग अलग ये बढ़ेगा या ये बढ़ेगा या ये बढ़ेगा, या 2 बढ़े या 3 बढ़े, मतलब कहीं भी अगर वृद्धि होगी इसमें से तो राष्ट्रीय आय का स्तर बढ़ जाएगा। और कितना, जितनी वृद्धि होगी उसका इतना गुना, कितना गुना, गुणक गुना। और वो गुणक का मान B पर निर्भर करेगा। आप जानते हैं कि B का मान जितना ही अधिक होता है गुणक का मान उतना अधिक होता है, तो वो हो जाएगा। एक टर्म केवल है -BT बार। T कर की राशि है और कर के पीछे ये धारणा छिपी हुई है कि कर जब आप जनता से ले लेते हैं तो जनता उतना व्यय नहीं कर पाती है। इसका मतलब जब उसका व्यय घट जाता है तो राष्ट्रीय आय पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, राष्ट्रीय आय भी घटेगी और गुणक गुना घटेगी। जितना उपभोग घटेगा उसका गुणक गुना आय घटेगी। तो इस प्रकार ये T जो है वो विपरीत रूप में Y को प्रभावित करेगी। T सरकार अगर करारोपण की मात्रा बढ़ा दे तो आय पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, घटा देगा तो अनुकूल प्रभाव पड़ेगा, आय बढ़ जाएगी। अब आ जाइए, तो हमने देखा क्या, ये जो इसके निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि A, I और G में वृद्धि होगी तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, इनमें कमी होगी तो राष्ट्रीय आय में कमी होगी। इसी तरह से T एवं I में विपरीत संबंध है क्योंकि ये माइनस का चिन्ह है, इस नाते T में वृद्धि होगी तो आय में कमी होगी, T में कमी होगी तो आय में वृद्धि होगी। और ये गुणक का मान है और ये B पर निर्भर करता है। अर्थात B के मानों में अगर परिवर्तन होता है तो गुणक का मान परिवर्तित होगा। B के बढ़ने पर गुणक का मान बढ़ता है, B के बढ़ने पर आय बढ़ेगी, B के घटने पर आय घटेगी। और एक B के साथ और एक इसी चीज़ को दूसरे तरह से हम बताएंगे कि B का मान जब बढ़ता या घटता है तो B का मान बढ़ने पर जो समग्र मांग का वक्र होता है वो खड़ा हो जाता है, अर्थात अधिक ढालू हो जाता है, और B का मान घटने पर कम ढालू हो जाता है। और इसका मतलब B है जो समग्र मांग वक्र के ढाल को भी प्रभावित करती है, और ढाल के बढ़ने पर राष्ट्रीय आय वृद्धि का स्तर ज़्यादा हो जाती है और ढाल के घटने पर ये आय का स्तर इस रूप में प्रभावित होता है। तो हम अभी उसको अलग से चित्र में दिखाएंगे। तो इस यहाँ हम देख रहे हैं, अच्छा यहाँ एक चीज़ देखिए, ये B का मान सबको गुणक गुना वृद्धि करेगा, इसको भी, इसको भी, इसको भी। तो और ये T की जो राशि है ये सब आय के बड़े अंग हैं सब, और T जो होता है इन सब की तुलना में थोड़ा छोटा होता है। तो आय B का मान करारोपण के संदर्भ में घटाता है, आय को अन्य जगह बढ़ाता है, लेकिन ये बढ़ी वाली हिस्सा जो ज़्यादा होता है और घटने वाला हिस्सा कम होता है। इस नाते जो इस समग्र आय समग्र स्वायत्त व्ययों का जो प्रभाव होता है वो कुल मिला के आय को बढ़ाने वाला होता है। अब इस चीज़ को हम लोग चित्र बना के या चित्र के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं, और इसी राष्ट्रीय आय की संकल्पना जो राष्ट्रीय आय का निर्धारण है इसको हम चित्रों के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह के चित्र आप द्विक्षेत्रीय मॉडल में भी पढ़ चुके हैं। निष्कर्ष भी वैसे ही होंगे, केवल ये एग्रीगेट डिमांड कर्म के स्वरूप में जो परिवर्तन आया है वो परिवर्तन है, और जो नए तत्व उसमें सम्मिलित हुए हैं G या T या उनके माध्यम से माइनस और प्लस चिन्हों का जो अंतर आए हैं वो, उनके कारण समग्र मांग के निर्धारण को हम एक दूसरे चित्र से समझा सकते हैं। यहाँ ऊपर वाले चित्र में आप देख लें, हम जानते हैं जैसा कि Y अक्ष पर, X अक्ष पर हम उत्पादन के स्तर या राष्ट्रीय आय को दिखाते हैं, इस पर जो है हमारे समग्र व्यय हैं,
और समग्र व्यय में a प्लस आई प्लस जी और माइनस बी टी, इतना हिस्सा जो है ये है स्वायत्त व्ययों का, और यहाँ पर जोड़ दे रहे हैं माइनस बी टी। और इसलिए स्वायत्त व्यय हैं और ये आय से अप्रभावित होते हैं। और जब आय से अप्रभावित होते हैं तो जब आय शून्य होगी तब भी उतना ही उपभोग होगा, और आय यहाँ शून्य होती है इस पर, और इस पर जितना उपभोग होता है, जैसे यहाँ C1 हो रहा है उपभोग, तो ये उपभोग क्या है, ये कुल स्वायत्त व्यय है। और ये कुल स्वायत्त व्यय हमारे समीकरण में ये नीचे लिखा हुआ a प्लस आई प्लस जी माइनस बी टी हैं। तो ये इतनी राशि तो स्वायत्त है दोनों चित्रों में, और यहीं से हमारा वक्र अब आगे AD बढ़ता है और आगे बढ़ेगा, तो वो मान B पर निर्भर करेगा, क्योंकि एक ही तो और बच रहा है इसमें। ये माइनस इस ऊपर चित्र देखिए, ये सब निकल गए, ये केवल प्लस BY बचा है। तो ये B का मान जो है यही आय को, राष्ट्रीय आय को बढ़ाता है, उस समग्र मांग को, और B का मान जितने जाता होता उतना तेज़ी से आय बढ़ती। इसीलिए कह रहे थे ये B का मान जो है ये समग्र मांग के ढाल को प्रभावित करता है। ज़्यादा होगा तो वक्र जो है तेज़ी से बढ़ेगा, धीमा होगा तो धीमे धीमे बढ़ेगा, धीमे बढ़ेगा तो फ्लैट होगा वक्र, तेज़ी से बढ़ेगा तो स्टीप होगा। तो इस तरह से हमारे इस चित्र में मान लीजिए ये वक्र के बढ़ने की ये दर है, और हमारा AD वक्र जो है ये है प्रारंभिक वाला, और ये लिखा हुआ ये वक्र क्या है, जो यहाँ लिखा हुआ है वही लिखा हुआ a प्लस बी वाई माइनस बी टी प्लस आई प्लस जी। हमने समझने के लिए लिखा, आप चाहें तो इसको यहाँ मत लिखिए, क्योंकि लिखने में दिक्कत होती है, इस जगह आपको चाहिए तो आप सीधे लिख सकते हैं कि ये AD का यहाँ समीकरण है, इसी को हम यहाँ पर ये प्रारंभिक AD वक्र है, जो लिखते समय जहाँ व्याख्या करेंगे वहाँ लिख दीजिए ये a प्लस आई प्लस जी प्लस माइनस बी टी का योग है, तो हो जाएगा समीकरण वो प्लस बाई जो है, यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अब ये 45 अंश की रेखा है, जिसको आप जानते हैं कि इस रेखा पर आय और व्यय बराबर होते हैं, तो जाहिर है कि इसी रेखा के किसी एक बिंदु पर संतुलन होगा, और वहाँ होगा जहाँ समग्र मांग उसको प्रतिच्छेदित करेगी। तो वो बिंदु E0 है, और इस बिंदु पर इस रेखा को और ये वक्र काटता है, दोनों यहाँ बराबर हैं, तो ये आय का स्तर वो Y0 होगा। और इस प्रकार से 3 सेक्टर मॉडल में राष्ट्रीय आय का निर्धारण होगा। तो कुल मिला के अंतर कहाँ पड़ा है, इसी समग्र मांग पर जो अंतर है वही उसी की व्याख्या करनी है, उसी को दिखाना है। और अब हमने बताया कि स्वायत्त व्ययों में कहीं वृद्धि हो तो समग्र मांग का स्तर बढ़ता है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो जाती है संतुलन के स्तर में। और यहाँ क्योंकि हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहे हैं, इस नाते हमने कहा कि मान लीजिए गवर्नमेंट जो है अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा देती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को डेल्टा जी में डेल्टा जी हो जाता है और थोड़ी वृद्धि हो जाती है, तो इस पूरे समीकरण में प्लस आगे डेल्टा जी लिखा हुआ है, और यहाँ भी डेल्टा जी लिखा हुआ, अर्थात इतनी वृद्धि होती है C1 C2, ये है डेल्टा जी। और जब वृद्धि होगी तो वक्र जो है समानांतर रूप में उतना ही ऊपर ऊर्ध्व रूप में, वर्टिकल रूप में ऊपर उठ जाएगा, और वो वक्र हमारे जो बिंदु वाली रेखा है वैसा होगा AD डैश जैसा। और अब देखेंगे हम नया संतुलन बिंदु यहाँ होगा E1 पर, और इस पर आय का स्तर ये हो जाएगा Y1। तो आय का स्तर Y1 से Y0 से बढ़ के Y1 पर हो जाएगा, और संतुलन और आय बढ़ के यहाँ से यहाँ हो जाएगी। और ये आय इतनी इसलिए बढ़ी है क्योंकि इतना सरकारी व्यय बढ़ा है। और चित्र में भी आप स्पष्टता देख सकते हैं कि जो सरकारी व्यय बढ़ा है उसकी राशि कम दिख रही है, और आय की राशि ज़्यादा है। इसका मतलब जितना सरकारी व्यय बढ़ेगा उसका गुणक गुना आय बढ़ेगी। अगर गुणक 1.5 है, 3/2 है, तो आय 1.5 गुनी हो जाएगी। गुणक का मान 2 है तो आय वो 2 गुना हो जाएगी। जैसा भी हो वो उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करेगा। तो इस चित्र में हमने ये दिखाने का प्रयास किया कि ये कुल स्वायत्त व्यय हैं, और यहीं से ये इसको कहते हैं कि वाई अक्ष पर जो इंटरसेप्ट है, अर्थात वक्र जहाँ जितना काटता है और ओरिजिन से लेकर वहाँ तक की दूरी जो है इसको इंटरसेप्ट और हिंदी में अंतःखंड कहते हैं। तो ये अंतःखंड जो है ये स्वायत्त व्ययों को दिखा रहा है इंटरसेप्ट, और आगे ये वक्र जो है वो B के मान के आधार पर आगे बढ़ रहा है, तो ऊपर उठता हुआ वक्र होगा।
हमने एक दूसरा जो चित्र बनाया उसमें यह दिखाने का प्रयास किया है कि जब b का मान प्रभावित होता है तो क्या होता है, क्योंकि b बहुत महत्वपूर्ण है और ये b दो जगह प्रभावित करता है समीकरण में, एक यहाँ और एक यहाँ। यहाँ ये गुणक के मान के रूप में है, तो इसके बढ़ने पर गुणक का मान बढ़ेगा, इसके घटने पर गुणक का मान घटेगा, तो ज़्यादा बड़ा प्रभाव तो यहाँ डालेगी। और यहाँ तो धनात्मक प्रभाव है, b में वृद्धि तो गुणक के मान में वृद्धि तो आय में वृद्धि, b में कमी तो गुणक के मान में कमी तो आय में कमी। यहाँ जो कर लगता है वो राशि जनता से सरकार ले लेती है, b का मान ज़्यादा होगा तो ज़्यादा ले लेगी, और ज़्यादा ले लेगी तो उनका उपभोग ज़्यादा घटेगा, और उपभोग ज़्यादा घटेगा तो आय पर भी घट जाएगी। तो यहाँ b के बढ़ने से उपभोग आय घट जाती है, यहाँ के b बढ़ने से आय बढ़ जाती है। लेकिन ये प्रभाव बहुत छोटा है, ये सारी आय को प्रभावित करता है, ये केवल आय के उस अंश को प्रभावित करता है जो कर के रूप में ली जाती है। जैसे कर की राशि 20% होगी और शेष 80% जो बचा हुआ है उसको ये प्रभावित करेगा, तो ये प्रभाव बड़ा होता है। और इसका प्रभाव यद्यपि b के बढ़ने से करारोपण के माध्यम से आय में कमी होगी, लेकिन ये कमी अपेक्षाकृत कम होती है, इसलिए जो दोनों का मिला के प्रभाव आय पर पड़ता है वो आय को बढ़ाने वाला होता है। तो ये b के प्रभाव को यहाँ हम देख रहे हैं, और इसको चित्र में भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं कि अगर b का मान बढ़ता है तो AD वक्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। ध्यान रखिए, जब b का मान परिवर्तित होगा तो ये स्वायत्त व्ययों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर हम माने तो थोड़ा बहुत यहाँ परिवर्तन होता है इस मामले में, यहाँ -BT बार जो है ये थोड़ा सा यहाँ पर इनका टोटल, तो हमने क्योंकि ये सारा जो इसको भी जोड़ लिया स्वायत्त व्ययों में, इसलिए ये दोनों बिंदु एक ही रहेंगे, क्योंकि इस स्वायत्त व्यय में -BT जुड़ा हुआ है। अर्थात जितना आय घटती है वो स्वायत्त व्ययों में जो कमी आती है b के घटने बढ़ने से वो घटता बढ़ता है। तो वैसी स्थिति में हम इनको इस रूप में दिखा सकते हैं। तो इस दृष्टि से अगर हम ये देखें तो इस वक्र को AD डैश वक्र जो है वो b का मान जब बढ़ेगा तो ज़्यादा खड़ा हो जाएगा और b का मान घटेगा तो ज़्यादा फ्लैट हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये b का मान बढ़ेगा तो ये वक्र ऊपर चला जाएगा, पहले वाले AD वक्र की तुलना में इसकी ढाल अधिक हो जाएगी। और अगर ये वक्र b के मान बढ़ने पर AD डैश हो जाए तो AD डैश जब होगा तो हम देख रहे हैं कि ये बिंदु जो संतुलन का या दोनों का जो कटान बिंदु है वो E0 से E1 पर जाएगा और आय का स्तर अब Y1 हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में हम ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब b का मान बढ़ेगा तो इस चित्र में भी हम देख रहे हैं कि राष्ट्रीय आय का स्तर जो है, संतुलन का स्तर पहले की तुलना में बढ़ जाएगा। तो ये इस b के मान के घटने बढ़ने के प्रभाव को भी हम यहाँ प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इस दृष्टि से हमने देखा कि जो राष्ट्रीय आय है ये 3 सेक्टर मॉडल था और इसमें हमने गवर्नमेंट को सम्मिलित किया है। और अभी ये अर्थव्यवस्था हमारी बंद है, क्लोज्ड इकॉनमी है, क्योंकि अभी एक सेक्टर और बाकी है जिसको हम लोग इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित क्षेत्र कहते हैं। तो उस क्षेत्र को जब हम विदेशी व्यापार वाले क्षेत्र को भी सम्मिलित करेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय आय को भी वो भी प्रभावित करता है, लेकिन हम लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। पहले हमने 2 क्षेत्रीय मॉडल पढ़ा, फिर हमने 3 क्षेत्रीय मॉडल पढ़ा, और 3 क्षेत्रीय मॉडल को भी हमने लिखा पार्ट 1 लिखा हुआ है। पार्ट 1 में हमने केवल सरकारी व्यय को सम्मिलित किया और कर की राशि को एक पुस्त माना, न ट्रांसफ़र पेमेंट को इसमें सम्मिलित किया और न तो कर
आय कर के अनुपात के रूप में करों को नहीं देखा आय के अनुपात के रूप में। और वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है जब राजकोषीय नीतियाँ हम पढ़ते हैं और वैसी स्थिति में करों की दरों में परिवर्तन होते हैं तो वो परिवर्तन इस मॉडल से निकाल पाना थोड़ा कठिन होगा। और कई अन्य निष्कर्ष भी कर आय अनुपात के माध्यम से हम लोग पढ़ते हैं और अध्ययन करते हैं। इसलिए अभी इसका पार्ट 2 जो दूसरा भाग है उनमें हम ट्रांसफ़र पेमेंट को भी सम्मिलित करेंगे और उसमें हम कर की जो राशि है उसको एक मुश्त रूप में न देख करके उसको हम कर आय अनुपात के रूप में सम्मिलित करेंगे। तो एक ये है, उसके बाद फिर 4 सेक्टर मॉडल आएगा जिसमें हम विदेशी व्यापार को भी सम्मिलित करेंगे। तो आज का अध्ययन हम ये यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम इसके पार्ट 2 भाग जो दूसरा भाग है उसको सम्मिलित करेंगे और फिर 4 सेक्टर मॉडल पर आएंगे। और जब चारों आप पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छी तरह से जहाँ कहीं भी राजकोषीय नीतियों के प्रभाव हमको अर्थव्यवस्था या आर्थिक क्रियाओं पर देखने होंगे वो आसानी से देखेंगे। ISLM वक्र हम लोग पढ़ते हैं और IS वक्र पर राजकोषीय नीति के प्रभाव पड़ते हैं। और इस राष्ट्रीय आय के निर्धारण के जब सारे मुद्दे आपकी समझ में आ जाएंगे तो बहुत आसानी से आप बता सकते हैं कि व्यय बढ़ाने से IS पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कर की मात्रा राशि बढ़ाने घटाने से क्या प्रभाव पड़ेगा और इस रूप में ट्रांसफ़र पेमेंट के परिवर्तन पर क्या प्रभाव पड़े। इस रूप में हमारे लिए ये राष्ट्रीय आय के निर्धारण के चारों जो क्षेत्रों के निर्धारण के विषय हैं वो अच्छी तरह हमको ज्ञात होने चाहिए और उनके माध्यम से फिर हम राजकोषीय नीति में जब प्रवेश करेंगे तो ये सारे अध्ययन हमारी हर क्षण मदद करेंगे। तो आज के वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और हम चाहेंगे कि राष्ट्रीय आय निर्धारण के सारे पक्षों को बहुत बेहतर ढंग से आप पढ़ डालें और जब ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आगे के सारे अध्ययन आपके लिए आसान होंगे। तो शुभकामनाओं के साथ विदा ले रहे हैं आज आपसे। धन्यवाद।